हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनालिटी के पेपर में स्किनर की थ्योरी को पढ़ेंगे। स्किनर का सिद्धांत आपने लर्निंग में बीए लेवल पर भी पढ़ा है। आज जब आप स्किनर की थ्योरी को पर्सनालिटी में पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से लर्निंग और पर्सनालिटी का आपस में रिलेशन है और क्यों हम स्किनर की थ्योरी पर्सनालिटी के पेपर में अब पढ़ रहे हैं। स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का की पर्सनालिटी थ्योरी व्यवहारात्मक सीखना सिद्धांत कहलाता है। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने अपने रिसर्च वर्क के पश्चात अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में टीचिंग कार्य आरंभ किया था और इन्होंने अपने अध्ययनों पर आधारित अनेक बुक्स भी लिखी, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे भी, उनके नाम दिखाएंगे भी। स्किनर की जो थ्योरी है वह व्यवहारवाद पर ही आधारित है। स्किनर ने मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर की है और स्किनर ने ये कहा है कि व्यक्तित्व में वह व्यवहार सम्मिलित होते हैं, या स्किनर के अनुसार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व वह संगठन है जिसमें उद्दीपकों के प्रति सीखी गई अनुक्रियाएं, स्पष्ट व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियर, आदत तंत्र आदत तंत्र का एक सेट होता है। यानी स्किनर ने यह माना है कि इसमें ऐसे व्यवहार होते हैं जिनका हम साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और इनका मैनिपुलेशन, प्रहसन, परिवर्तन भी कर सकते हैं। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने अध्ययन जो हैं वह प्रयोगशालाओं में करके ही दिए हैं और इनका प्रयोगात्मक जितने भी अध्ययन हैं यह सीखने से संबंधित हैं। इसलिए स्किनर का व्यक्तित्व सिद्धांत व्यवहारात्मक सीखना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक असम्पशन या मान्यताओं की जो स्किनर के सिद्धांत के संबंध में हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि स्किनर ने व्यक्तित्व की व्याख्या में आंतरिक प्रक्रियाओं को कोई महत्व नहीं दिया है, जैसे अंतर्नोद, अभिप्रेरणा, अचेतन आदि को। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आंतरिक व्यवहारों का हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में इसको नहीं रखा है। दूसरी चीज, इन्होंने यह भी कहा कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसका भी हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, अतः दैहिक प्रक्रियाओं को भी अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि इन दैहिक प्रक्रियाओं की हम साइंटिफिक व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो स्किनर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इन्होंने कहा है कि मानव प्राणी एक रिक्त जीव है, एम्प्टी ऑर्गेनिज्म है। यानी स्किनर ने यह कहा है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है
जिसकी कि हम साइंटिफिक व्याख्या कर सकें। यानी व्यक्ति का व्यवहार आंतरिक कारणों से न प्रभावित होकर बाह्य उससे उद्दीपकों से प्रभावित होता है। चौथी बात जो स्किनर ने कही है, देखिए ये जो सारी बातें हम कह रहे हैं, यह स्किनर की ऐसी मान्यता या इनके सिद्धांत की मान्यता है। अभी जब हम लोग आलोचना पे पहुंचेंगे तो कुछ चीज़ों को खंडित भी करेंगे, उनका खंडन भी होगा और कुछ को पुष्टि भी होगी। चौथी बात जो है, स्किनर के व्यक्तित्व सिद्धांत में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि आज हम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन इसको भी इन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया है। स्किनर ने ऐसे सामान्य नियमों की प्रयोगात्मक खोज करना चाहते थे जिससे समस्त प्रकार के व्यवहारों की, मानव व्यवहारों की व्याख्या की जा सके। पांचवी चीज, स्किनर ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन मनुष्यों पर न करके पशुओं पर किए हैं और पशुओं के व्यवहारों के आधार पर मानव व्यवहारों की व्याख्या की है। यानी स्किनर के अध्ययन चूहे, कबूतर आदि पर हैं। छठी बात हम कह रहे हैं कि स्किनर का ऐसा मानना है कि जो प्राणी का व्यवहार है वह कुछ विशेष नियमों और वातावरण के कारकों से नियंत्रित होता है। सातवीं बात भी जो स्किनर ने कही है उसमें पर्यावरण, दृढ़ निश्चय, परिवर्तनशीलता, वस्तुनिष्ठता, रिएक्टिविटी और कुछ जानने की उत्सुकता आदि प्रत्ययों की सहायता से मानव व्यवहार की व्याख्या करने का स्किनर ने प्रयास किया। आठवीं बात हम ये कह रहे हैं कि स्किनर की यह भी मान्यता थी कि व्यक्तित्व के अध्ययन में जेनेटिक बैकग्राउंड और जो हम बच्चे को सिखाते हैं या विशिष्ट शिक्षण इतिहास जिसे हम कहते हैं, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाओं, परिकल्पनाओं की। पहली बात जो स्किनर ने कही है वह कही है कि बिहेवियर इज लॉफुल, LAW, बिहेवियर इज लॉफुल, यानी व्यवहार जो है वह वैध होता है। वैध का मतलब यह है कि व्यवहार एक क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रिया है जिसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, यानी व्यवहार जो है वह उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि व्यवहार के बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है। इनका कहना था कि जो मनुष्य का व्यवहार है वह वर्तमान भूत से संबंधित न होकर भविष्य से संबंधित होता है, और मतलब केवल वर्तमान या भूत से संबंधित न होकर भविष्य से भी संबंधित होता है। और इसलिए चूंकि यह अतीत से भी, वर्तमान से भी और भविष्य से संबंधित होता है, इसलिए अतीत वर्तमान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तीसरी चीज स्किनर ने जो कही है, बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, अधिगम सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक थे और इनका यह मानना था कि व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें
कही हैं उस पर हम आगे चलते हैं। अब स्किनर की लर्निंग थ्योरी के संबंध में हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेंट बिहेवियर की, क्रिया प्रसूत व्यवहार। स्किनर के अनुसार व्यवहार जो है वह व्यक्ति के व्यवहार को प्रयोगात्मक अध्ययनों के द्वारा समझा जा सकता है। और स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है, एक प्रतिवादी व्यवहार और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब हम पहले बात करते हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर की। रिस्पोंडेंट बिहेवियर या प्रतिवादी व्यवहार ऐसा व्यवहार जिसे हम प्रति उत्तरात्मक व्यवहार भी कह सकते हैं। यानी यह वह व्यवहार है जो व्यक्ति अपने वातावरण के स्टिमुलस के प्रति करता है। सामान्य रूप से इस प्रकार का व्यवहार ऑटोमेटिक होता है कि जिस तरह का उद्दीपक होता है वैसे व्यक्ति की व्यवहार या अनुक्रियाएं घटित हो जाती हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि लार का निकलना, रोशनी या प्रकाश में आँखों की पुतलियों में परिवर्तन। तो इस प्रकार का व्यवहार उद्दीपकों के फलस्वरूप घटित होता है और यह जरूरी नहीं है कि यह ऐच्छिक हो। स्किनर ने जटिल प्रतिवादी व्यवहारों के बारे में भी बात की है और यह कहा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड रिस्पोंडेंट बिहेवियर होती हैं उसको व्यक्ति सीखता है और इस प्रकार का सीखना अनुबंधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेंट बिहेवियर की, क्रिया प्रसूत व्यवहार की। ऑपरेंट बिहेवियर ऐसा व्यवहार होता है जो वातावरण के स्पष्ट उद्दीपकों के द्वारा नहीं प्रकट होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यह व्यवहार घटित जरूर होता है, उदित जरूर होता है, प्रकट जरूर होता है, लेकिन इसके फैक्टर स्पष्ट नहीं होते हैं। बाद में जब व्यक्ति इन फैक्टर का संबंध जोड़ लेता है तो उसका व्यवहार रीइंफोर्स्ड होता है। इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति उद्दीपक से प्रभावित होकर नहीं करता है, बल्कि इस प्रकार का व्यवहार मनुष्य का अधिकांश व्यवहार उसकी क्रिया प्रसूत व्यवहार की श्रेणी में ही हम रख सकते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करता है जिनके पीछे के कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं होते हैं। मिशेल ने भी क्रिया प्रसूत व्यवहार के बारे में लिखा है। आगे अब जब आप पर्सनालिटी का पेपर पढ़ रहे हैं तो मिशेल की थ्योरी भी पढ़ेंगे और मिशेल ने भी ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में बताया है कि जो ऑपरेंट बिहेवियर है इसमें प्राणी एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से संबंधित वातावरण में क्रियात्मक व्यवहार करके उसे परिवर्तित करता है और स्वयं भी परिवर्तित होता है। ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है और स्वयं में भी परिवर्तन होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि स्किनर ने ये कहा है कि जब प्राणी क्रिया प्रसूत व्यवहार कर लेता है तब क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट बिहेवियर की बाद की घटनाओं का प्रभाव उस ऑर्गेनिज्म पर अधिक पड़ता है। अध्ययनों में यह भी देखा है
कि जब इस प्रकार का व्यवहार पुरस्कृत किया जाता है, अभी मैंने कहा था कि जो व्यवहार होता है जब स्पष्ट उद्दीपकों के कारण नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति जो अनुक्रियाएं कर देता है और यदि उस पर उसको पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट, वो भी पॉजिटिव, यदि रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वह ऐसे व्यवहारों को रिपीट करता है। किंतु अगर इस पर उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो दंड मिलता है या निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, तब व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहता है। और स्किनर ने इस प्रकार के परिणाम जो हैं कबूतर और चूहों पर करके प्राप्त किए हैं। स्किनर बॉक्स में एक अध्ययन कबूतरों पर प्रयोग किया और इसमें उन्होंने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में भी बताया। स्किनर ने यह बताया कि कबूतर जो बॉक्स में चोंच मारने की क्रिया करते हैं, उनको जब हर बार चोंच मारने पर, डिस्क पर चोंच मारने पर रीइंफोर्समेंट, अब कबूतर के लिए रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है? भोजन, क्योंकि पशु है, उसके लिए मुख्य रीइंफोर्समेंट भोजन। तो जब कबूतर डिस्क पर चोंच मारता है और उसे लगातार पुनर्बलन मिलता जाता है तो उसकी क्रियाएं पुनर्बलित होती जाती हैं, रीइंफोर्स्ड होती जाती हैं, वह उन क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता रहता है। किंतु जब हम लगातार रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, यानी हर प्रयास पर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, तो जो कबूतर है वह धीरे धीरे चोंच मारने की क्रिया कम कर देता है। इसके बाद यह भी बात कही स्किनर ने कि जब एकदम ही पुनर्बलन नहीं मिलता है तो एक्सटिंक्शन, विलोप हो जाता है। चोंच किसका विलोप हो जाता है? चोंच मारने की क्रिया का। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आपने इसके पहले भी पावलो की थ्योरी में भी पढ़ा था कि पावलो ने ये कहा था कि जब कुत्ता जब भोजन पाता है तभी लार स्त्राव करता है, जब नहीं पाता है तो ये क्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। एक्सटिंक्शन या विलोप का यहाँ मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जिन पर व्यक्ति को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा मिलता है वह उसके व्यवहार में अधिकतर परिलक्षित होती हैं। ऐसी क्रियाएं जिन पर जो कभी रीइंफोर्स्ड हो जाती हैं और कभी नहीं होती हैं, उनकी कम पुनरावृत्ति होती है। लेकिन ऐसी क्रियाएं जिन पर बिल्कुल भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, यह क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, एक्सटिंक्शन या विलोप हो जाती हैं। और स्किनर ने अपने प्रयोग में कबूतरों को कई प्रकार से रीइंफोर्समेंट दिया। यदि कबूतर जो है बार बार चोंच मारता था और उसको जो भोजन है वह चोंच मारने के 10 मिनट बाद दिया गया, तो यह देखा गया कि कबूतर की चोंच मारने की क्रिया भी उसी प्रकार से एक तरह से कंडीशन्ड होती गई और इस तरह से अंतरालों के आधार पर जो रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, इसको स्किनर ने इंटरवल रीइंफोर्समेंट का नाम दिया। और जब एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे ऐसे तो अंतराल हो गया कि थोड़े 4 के बाद, 6 के बाद, 8 के बाद, लेकिन जब फिक्स कर दिया गया
कि जैसे 10 के बाद ही मिलेगा तो इस प्रकार के अंतराल को स्किनर ने इंटरवल को फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट कहा। स्किनर ने अपने प्रयोगों की सहायता से ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन किया और यह प्रयोग उन्होंने चूहों पर भी किया। स्किनर के प्रयोग में स्किनर ने पाया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वह रीइंफोर्समेंट से संबंधित है। जब प्राणी की अनुक्रिया घटित होती है और उसके बाद उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है तो इस प्रकार की अनुक्रिया आवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। यह डिपेंड करता है कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की क्रियाएं ही आवृत्ति में परिवर्तित होती हैं और अगर ऐसे में कहीं निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वह घट जाती है। स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो सिद्धांत दिया उसे क्रिया सतत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग की सहायता से व्यक्तित्व विकास को भी समझाया है। प्राणी के जो व्यवहार होते हैं और स्किनर ने यह माना है कि व्यवहार का आरंभ जो होता है बाल्यावस्था में जो व्यवहार धनात्मक पुनर्बलित होते हैं, रीइंफोर्स्ड होते हैं, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल होते जाते हैं। स्किनर के व्यवहार अब क्रिया प्रसूत व्यवहार के बाद अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इनकी रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में। स्किनर ने कहा था कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद जो प्राणी को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है इसका एक कुछ निश्चित योजना तरीका या इसके पैटर्न को हम शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ निश्चित शेड्यूल के बारे में बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चित अनुपात पुनर्बलन क्रिया अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। निश्चित अनुपात यानी जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के रीइंफोर्समेंट में जैसे हम निश्चित कर देते हैं कि उसने 4 बार अनुक्रिया करेगा तो देंगे या 8 बार करेगा, 12 बार करेगा, यानी उसके रिस्पॉन्स की संख्या के आधार पर हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं या नहीं देते हैं। दूसरा हम जो शेड्यूल की बात कर रहे हैं वह है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। माने इसमें जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं वह कभी 2 के बाद, कभी 4 के बाद, कभी 5 के बाद, यानी इसमें अनुक्रियाओं का कोई निश्चित वो नहीं रखा जाता है। जैसे कि निश्चित अनुपात में 5, 10 फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कभी हम 2 के बाद दे देते हैं, कभी हम 4 के बाद भी नहीं देते हैं। 2, 6, 8 कुछ हम ऐसा परिवर्तनशील शेड्यूल रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इस प्रकार के शेड्यूल में प्राणी की अनुक्रियाओं की संख्या
चाहे जो भी हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन उसे एक निश्चित समय के बाद ही पुनर्बलन दिया जाता है। चौथा है वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। जैसे अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि निश्चित अंतराल पर, परिवर्तित अंतराल पर, यानी वह जो था अनुक्रियाओं पर डिपेंड था। अब जो हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं वह समय के आधार पर है। एक तो हम ये निश्चित कर देते हैं कि 5 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, और दूसरा जो है शेड्यूल का तरीका जो है वह परिवर्तित हो सकता है कि कभी हम 2 मिनट बाद भी रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं और कभी 10 मिनट बाद भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेपिंग ऑफ बिहेवियर। स्किनर की इस प्रत्यय की सहायता से हम आराम से यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है या व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष रूप दिया जा सकता है। शेपिंग ऑफ बिहेवियर में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, क्रमिक सन्निकटन की व्याख्या की बात स्किनर ने की है। यह वह विधि है जिसमें प्राणी की अनुक्रिया या व्यवहार को एक एक या धीरे धीरे करके रीइंफोर्स किया जाता है, और जैसे जैसे प्राणी का व्यवहार या अनुक्रिया चेंज होती जाती है, उसमें ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो कि दूसरों द्वारा मान्य या वांछित होता है। इसे डिजायर्ड बिहेवियर कहते हैं। इस प्रकार से प्राणी में वह व्यवहार दिखाई देने लगता है जो कि सिखाने वाला चाहता है। स्किनर ने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के मेथड में कबूतर के व्यवहार को मॉडिफाई किया, परिमार्जित किया, और इसकी सहायता से कबूतरों में वह व्यवहार उत्पन्न किया जो कि वह चाहते थे। इसके बारे में आप जो प्रयोग हैं स्किनर के, वह आप हर किताब, जितनी भी बुक्स देखेंगे, सब में स्किनर के प्रयोगों को विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार स्किनर ने कबूतरों में वांछित व्यवहार को उत्पन्न किया। यानी स्किनर ने वांछित व्यवहार उत्पन्न करने के लिए रीइंफोर्समेंट को बहुत महत्व दिया और यह बताया कि जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की मेथड है, इससे बच्चों में हम वांछित व्यवहार को उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि यह ऐसी विधि है जिससे पशुओं और मनुष्यों, बालकों दोनों, मतलब मनुष्यों का मतलब यहाँ बालकों से है, छोटे बच्चों को सिखाने से है, हम उनमें वांछित व्यवहार को उत्पन्न कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हम स्किनर की, चूंकि पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो स्किनर की पर्सनालिटी थ्योरी में कुछ सुपरस्टिशियस बिहेवियर को भी बताया गया है कि सुपरस्टिशियस बिहेवियर यानी अंधविश्वासी व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिसमें कि प्राणी यह समझता है कि उसका व्यवहार जो है वह विशिष्ट व्यवहार जो है उसका संबंध पुनर्बलन से है, जबकि अगर वास्तव में देखा जाए तो उस व्यवहार पर
जो रीइंफोर्समेंट उसे मिला था, मिल चुका है, वह कई बार संयोग भी होता है। और इस प्रकार के व्यवहार में प्राणी जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य सही संबंध को नहीं समझ पाता है। दैनिक जीवन में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि जो हमारी सुपरस्टिशियस कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि रास्ते में बिल्ली आ गई और बाय द वे आ ही जाए गई और हमारा काम उस दिन नहीं होता है या कुछ अप्रिय घटना घट जाती है, तो हम कहते हैं कि देखो ऐसा ही हुआ है, इस कारण से हमारा काम नहीं हुआ। ऐसे व्यवहारों को स्किनर ने सुपर स्टिशियस बिहेवियर्स का नाम दिया है। इसके अलावा स्किनर ने सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के बारे में भी बताया है। स्किनर 1948 ने पशुओं पर जो प्रयोग किए उसके आधार पर यह बताया कि प्राणी का जो व्यवहार है वह बाह्य उद्दीपकों से भी परिवर्तित हो जाता है। प्राणी के अंदर कोई भी ऐसा आंतरिक कारक या बल नहीं होता है जो कि उसके व्यवहार को परिवर्तित कर सके, ऐसा स्किनर ने कहा। बाह्य उद्दीपकों से प्राणी का व्यवहार परिवर्तित भी होता है, साथ ही साथ प्राणी भी बाह्य उद्दीपकों को प्रभावित करता है। आत्मनियंत्रण से स्किनर का यह तात्पर्य है कि प्राणी उन चरों पर, उन वेरिएबल्स पर कंट्रोल अनुभव करता है जिनसे उनका व्यवहार प्रभावित हो रहा होता है। जैसे कि कई बार हमारी क्रियाओं पर कुछ दूसरी क्रियाएं प्रभाव डालती हैं, तो और यह प्रभाव अगर हमारे लिए पॉजिटिव है तो हम इनको उनसे किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है तो हम इनसे डिस्टर्ब भी होते हैं। जैसे स्किनर के उसमें एक उदाहरण भी मिलता है इस प्रकार की थ्योरी में कि ऐसे हम कोई आवाज़ पढ़ाई के समय पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कई बार सुना जाता है कि गाना सुनते सुनते पढ़ना अच्छा होने लगता है। यानी यहाँ पर वह उस उद्दीपक से हमारा व्यवहार जो है नियंत्रित हो रहा है और हमारे व्यवहार और हमसे भी उद्दीपक प्रभावित हो रहा है। अब हम कुछ स्किनर के आत्मनियंत्रण की कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्किनर ने कहा है सेटिस्फैक्शन टेक्निक। सेटिस्फैक्शन टेक्निक को स्किनर ने ये इस तरह से परिभाषित किया है कि व्यक्ति अपनी खराब आदत को छोड़ने के लिए उस आदत को बार बार दोहराता है कि जब तक कि वह इस आदत से थक न जाए, ऊब न जाए। यानी अपने को तब पूरी तरह से संतुष्ट कर लेंगे हम तो खराब आदत छूट जाएगी। ये तो हुई खराब आदत छुड़ाने के बाद। इसके अलावा स्किनर ने बात की है कि असंतुष्ट उत्तेजना के संबंध में, कि इसमें स्किनर ने ये कहा है कि व्यक्ति असुखद उत्तेजनाओं का जब व्यक्ति सामना करना पड़ता है तो ऐसे में व्यक्ति अपनी खराब आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। जैसे अपनी किसी खराब क्रिया के कारण खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो व्यक्ति जो है उससे छुटकारा पाना चाहता है। इसके अलावा
स्किनर ने सेल्फ रीइंफोर्समेंट की बात की है, यानी स्वयं से अपने व्यवहार को रीइंफोर्स करने की, माने अपनी क्रियाओं को स्वयं ही व्यक्ति प्रशंसित या पुरस्कृत करता है। हम अब जरा सा स्किनर की थ्योरी पर फिर से एक नज़र डाल रहे हैं। अभी बहुत सी चीज़ें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम ध्यान दें अगर, तो स्किनर ने जो व्यक्तित्व सिद्धांत दिया है उसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि किस तरह से बिहेवियर की शेपिंग होती है, यानी कैसे व्यक्ति अच्छे व्यवहारों को सीखता है। दूसरी चीज जो स्किनर ने कही है वह यह बात कही है कि कैसे खराब चीजों का त्याग होता है। खराब चीजों के त्याग में उन्होंने जो बात कही है वह सबसे पहली बात सेल्फ कंट्रोल की है। और जब व्यक्ति खुद पर नियंत्रण स्थापित करता है तो अरुचिपूर्ण, खराब या ऐसी चीजें जो उसके लिए अच्छा प्रभाव नहीं देती हैं उनसे वह छुटकारा पाना चाहता है, और व्यक्ति जो है अपने व्यवहार को खुद से भी रीइंफोर्स्ड करता है। स्किनर ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह भी निष्कर्ष दिया कि जिस तरह से व्यक्ति में सामान्य व्यवहार, नॉर्मल बिहेवियर विकसित होता है, वैसे ही उन्होंने कुछ नियम भी प्रतिपादित किए जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति में सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यवहार के पीछे कहीं न कहीं अधिगम या लर्निंग फैक्टर महत्वपूर्ण है। स्किनर ने यह बताया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की सहायता से असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में चेंज किया जा सकता है, और इसी आधार पर जो उन्होंने थेरेपी दी, इसे बिहेवियर थेरेपी का नाम दिया गया। इसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार में सुधार। और इसके लिए स्किनर ने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कुछ विधियों को भी बताया, जिसमें एक है डिफरेंशिएटेड रीइंफोर्समेंट यानी विभेदी पुनर्बलन। यह एक ऐसी विधि है जिसमें जो चिकित्सक है, थेरेपिस्ट है, चिकित्सक है, वह रीइंफोर्समेंट तब देता है रोगी को, क्लाइंट को, तब रीइंफोर्समेंट देता है जबकि वह समायोजित या एडजस्ट बिहेवियर को करता है। किंतु जब वह ऐसा नहीं करता है तब जो चिकित्सक है वह उसको किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं देता है, बल्कि रीइंफोर्समेंट से उसे वंचित रखता है। इसके अलावा टोकन इकोनॉमी की भी बात की है। टोकन इकोनॉमी एक ऐसी विधि है जिसमें जब व्यक्ति सही व्यवहार करता है तो उसे उस व्यवहार के लिए कुछ मुद्रा या पुरस्कार दिया जाता है, और जब वह सही व्यवहार नहीं करता है तो उसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों, आज की डेट में आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो घर लौटते हैं, होमवर्क अपना जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क करके जाते हैं, उस पर लौटते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं कि मुझे स्टार मिला, मुझे मून मिला। ये स्टार मून, इसको हम पैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से टोकन भी नहीं है, लेकिन यह जो मिलता है, कितने तुमको
स्माइली मिले, कितने मून मिले, ये उनके व्यवहार को, बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है सही व्यवहार को सीखने के लिए। यही कारण है कि जो स्किनर की थ्योरी है, आज की डेट में इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत ही अधिक है। साथ ही साथ एक्सटिंक्शन की बात भी स्किनर ने की है कि ऐसे व्यवहारों को पुनर्बलित नहीं किया जाता है जो निगेटिव होते हैं, और ऐसे फैक्टर्स को भी हटा दिया जाता है जो खराब या कुसमायोजित व्यवहारों को पुनर्बलित करते हैं। ये तो एक संक्षिप्त व्याख्या थी स्किनर की थ्योरी की। स्किनर के सिद्धांत पर बहुत अधिक शोध हुए हैं। स्किनर का सिद्धांत प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित है, किंतु ऐसा नहीं है कि स्किनर के सिद्धांत पर कुछ आक्षेप नहीं लगे हैं। स्किनर के सिद्धांत को बहुत ही सरल सिद्धांत माना गया है, और इन्होंने जो अपने सिद्धांत में इमोशन, मोटिवेशन, वैयक्तिक भिन्नता, इसको नहीं माना है, इससे साइकोलॉजिस्ट सहमत नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इनके सिद्धांत का उपयोग बिहेवियर थेरेपी और टीचिंग टीचिंग में उसमें बहुत ही अधिक आजकल जो बीएड आदि स्टूडेंट कर रहे हैं, उसमें स्किनर की थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो स्किनर का यह सिद्धांत है, यह व्यवहारिक और उपयोगी सिद्धांत है।